आज के क्लास में हम लोग डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग बात करेंगे तो पी ब्लॉक के तत्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। पी ब्लॉक के तत्व के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग 15, 16, 17 और 18 वर्ग के तत्वों के बारे में अध्ययन किए थे। बताया जाता है कि अगर एस ब्लॉक का बात करेंगे तो एस ब्लॉक में वर्ग कौन सा आता है, तो वर्ग 1 और 2 आता है, वर्ग 1 और 2 आता है। और पी ब्लॉक का बात करेंगे तो वर्ग 13 से लेके 18 तक का जो वर्ग होता है वो पी ब्लॉक के अंदर आता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ग 3 से लेके 12 तक, वर्ग 3 से लेके 12 तक का जो होता है वो डी ब्लॉक में आता है। और इसी के अंदर में एफ ब्लॉक भी पाया जाता है, इसी के अंदर में एफ ब्लॉक भी पाया जाता है। इसी के अंदर में हम लोग को एफ ब्लॉक भी देखने को मिलता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको 3 आवर्त में बांट सकते हैं, इसको 3 आवर्त में हम लोग बांट सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का। अब यहाँ से देखिए 7 को टोटल आवर्त होता है, टोटल आवर्त अगर देखेंगे तो 7 होता है। टोटल अगर आवर्त का बात करेंगे तो कितना होता है, तो 7 होता है। यहाँ पर पहला होता है 1 नंबर, और यहाँ पे दूसरा होता है, और यहाँ पे तीसरा होता है, और ये चौथा आवर्त से शुरू होता है। चौथा अगर आवर्त का बात करेंगे, चौथा आवर्त में ये दूसरा 1, 2 वर्ग छोड़ के 3 से शुरू होता है और 12 तक जाता है। वैसे ही 5वां वाला में होता है तो 1 और 2 को छोड़कर 3 से शुरू होकर 12 तक जाता है। वैसे ही 6ठा वाला में 1, 2 को छोड़कर 3 से शुरू होकर 12 तक जाता है। ये 3 से लेकर 12 तक का रहता है, लेकिन इसके बीच में हम लोग कौन सा ब्लॉक देखने को मिलता है, इसके बीच में हम लोग को एफ ब्लॉक के तत्वों को भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो अगर हम डी ब्लॉक का बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल का एक इमेज दिखाया गया है, जिसमें हम लोग सिर्फ डी ब्लॉक के तत्वों को यहाँ पे दर्शाया गया है। सिर्फ इसमें डी ब्लॉक के तत्वों को दर्शाया गया है। यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से एस्केडियम शुरू होके कहाँ तक है, जिंक तक है। वैसे ही यहाँ पर यूटेरियम, इसको हम लोग यूटेरियम कहते हैं, यूटेरियम शुरू होके ये कैडमियम तक है। उसी प्रकार से यहाँ पे एल को बोलते हैं लेंथेनम, तो लेंथेनम से शुरू होके यहाँ पर मरकरी तक, यहाँ पर HF है, HF शुरू होता है। यहाँ पर कुछ और लेंथेनम शुरू हो जाता है, ये तो एफ ब्लॉक का तत्व में आ जाता है, तो आगे चला जाता है, तो ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक, तो इस प्रकार से मेनली जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है ना, तो मेनली जो इम्पोर्टेंट होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो ये 4th वाला आवर्त है, मतलब ये वाला एस्केडियम से लेके जिंक तक का है, इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसका परमाणु संख्या सबको याद रखना जरूरी है, इसलिए कि यही हम लोग को पढ़ना भी है और यही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी है। एस्केडियम से लेके जिंक तक, तो एस्केडियम से लेके जिंक तक का नाम भी हम लोग को याद रखना है। बाकी नाम याद रहे चाहे नहीं रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एस्केडियम से लेके जिंक तक का नाम हम लोग को ध्यान में होना चाहिए। एस्केडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ इसका परमाणु संख्या भी ध्यान में रखना है। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा डॉट कर करके लिखते चलना है। सबसे पहले इस चीज़ को याद रखना है, जो डी ब्लॉक का तत्व होता है उसको हम लोग संक्रमण शब्द से भी दर्शाते हैं। संक्रमण शब्द से क्यों दर्शाते हैं, तो ये तत्व धन विद्युतीय धन आयनों, मतलब एफ ब्लॉक और विद्युत ऋणात्मक अधातु पी ब्लॉक के बीच में आता है। तो एस और पी के बीच में आने के कारण इसको हम लोग संक्रमण शब्द से जानते हैं, तो इसको पूरा लिख लेना है जो हाईलाइट किया गया। इसको हम लोग 3 श्रेणियों में बांटते हैं। प्रथम श्रेणी को अगर बात करेंगे तो प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसको हम लोग 3D कहते हैं। इसके हम लोग देखेंगे इसका अंतिम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कौन सा सब सेल में रहेंगे, तो डी ऑर्बिटल में रहेंगे। और डी ऑर्बिटल का कौन सा सेल में, तो तीसरा सेल में रहेंगे। इसीलिए इसको हम 3D श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और ये SC से ZN तक होता है। ठीक, मतलब 21 से लेकर 30 तक का तत्व होता है। और इसमें अगर बात करेंगे
जिंक को छोड़ देंगे तो बाकी जितना भी होता है सबका डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता है। लेकिन इसमें एक जिंक ही ऐसा है तत्व जिसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या हो जाता है, भर जाता है, जिसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाता है। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे द्वितीयक संक्रमण तत्व जिसको हम 3D कहते हैं, इसको Y से लेकर CD तक होता है, जो 39 से लेके 40 तक का होता है, 39 से लेके 40 तक का होता है, 39 से लेकर 48 तक का होता है। इसमें भी 10 तत्व पाया जाता है। 10 में से देखा जाता है जो CD होता है, इसको ये क्या होता है, इसको छोड़ दिया जाए तो जितना भी और तत्व होता है सब में D जो होता है अपूर्ण होता है, मतलब उसका D ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता। हमको पता है कि D ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो सिर्फ CD में ही 10 होता है, बाकी में 10 पूरी तरह से नहीं भरता है। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तृतीय संक्रमण तत्व जिसको हम लोग 3D के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो यहाँ पर LA लेते हैं 57, उसके बाद वाला जो 57 के बाद जो आता है 58, 59, ये F ब्लॉक का तत्व में चला जाता है। ठीक, ये F ब्लॉक के तत्व में चला जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये कहाँ शुरू होता है, 72 से लेके 80 तक का हम लोग 3D 5D श्रेणी में रखते हैं, इसलिए कि इसका अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहाँ पे रहता है, 5D में रहता है, 5D में रहता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसको यहाँ तक लिख लेना, तो ये तीनों लिख लेना है। बेसिकली हम लोग जो अध्ययन करने वाले 3D वाला श्रेणी का ही अध्ययन करने वाले, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम लोग कौन सा अध्ययन करने, जो 3D वाला है उसी को अध्ययन करने वाले। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो हेडिंग डाल लेना है कि 3D श्रेणी के तत्वों का, 3D श्रेणी के तत्व ऐसे लिखना है, 3D श्रेणी के तत्व हेडिंग के रूप में लिखना है, 3D श्रेणी के तत्व, 3D श्रेणी के तत्व ऐसा हेडिंग डाल देना है। अगर 3D श्रेणी के तत्व का बात करेंगे तो इसका जो तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो पहला डॉट में इसके अंदर लिखना है तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो लिखा जाता है n-1 D के पावर 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, और n-s के पावर 1 से लेकर 2 तक हो सकता है। तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है और इसमें 10 रहता है, इसलिए 1 से लेकर 10 तक हो सकता है। तो हम लोग पहले से जानते हैं, अगर 11 क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चैप्टर जो पढ़ते हैं तो उससे हम लोग ये चीज़ें सीख चुके हैं कि सबसे पहले आगे वाला सेल का पहले S वाला भरता है, तब उसके पीछे वाला D भरता है, तब उसके पीछे वाला D वाला ऑर्बिटल भरता है। इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया है, भरेगा तो पहले S, लेकिन उसके बाद किस में भरेगा, तो उसके पहले वाले, यहाँ पे N वाला है तो यहाँ n-1, मतलब अगर ये 4 होगा तो ये तीसरा D ऑर्बिटल होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा बाद में। यहाँ तक लिख लेना होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करेंगे तो सबका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सिर्फ अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। तो अगर हम लोग शुरुआत करते हैं स्कैडियम से, स्कैडियम का अगर परमाणु संख्या पहले रफली हमें आप बता देते हैं, स्कैडियम का अगर बात करेंगे क्या बोलते हैं इसको, स्कैडियम कहते हैं। तो स्कैडियम का कितना होता है, 21 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या लिखा आएगा, 1s2 2s2 2p6। उसके बाद हो जाता है 3s2, उसके बाद क्या हो जाता है 3s2 का कितना हो गया, 3s2 का कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब जो 21वां एलिमेंट होगा, सॉरी अभी तो ये 12 हुआ ना, 3p6, अब ये कितना 18 हो गया। और उसके बाद आता है 4s, यहाँ पर आएगा 4s2, उसके बाद 3d आता है, उसके बाद 3d भरा जाता है। लेकिन लिखते टाइम में ध्यान देना है, 3d को पहले लिख दिया करेंगे, अब 4s को बाद में लिखेंगे। तो पहले 4s भरता है, इसलिए 18 को कितना हो गया, 20, कितना बचा 1, तो डी वाला पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो सिर्फ ये हम अंतिम वाला को दर्शा रहे हैं, और इसके पहले वाले यहाँ तक 18 तक का जो तत्व है इसको हम लोग पहले से जानते हैं। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो कौन कौन सा एलिमेंट होता था, इसके 18वें वर्ग के रूप में हम लोग दिखाते थे ना, 10 के लिए नियॉन दिखाते थे और 18 के लिए आर्गन दिखाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बात करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, आर्गन आएगा, सब जगह क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। तो आर्गन ऐड कर लेना है, आर्गन का 18 होगा, 18 के बाद ये सब आएगा, ये सब जगह आर्गन ऐड कर लेना है। तो आर्गन सब जगह लिख लेना है, सब जगह आर्गन लिख लेना है, ठीक। अब यहाँ पर नाम, अगर इसका नाम अगर लिख देते हैं, नाम भी लिख के रखना है, ये सब याद हो जाए, कम से कम इतना तो जरूर याद हो जाना चाहिए, इसलिए कि ये आगे भी यूज होने वाला है। तो हम लोग इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं।
नाम लिख देते हैं। तो पहला जो है वो है एस्केडियम, एस्केडियम। दूसरा जो है टिटेनियम, जिसको नहीं इंग्लिश में नहीं पढ़ने आएगा वो हिंदी में लिख लेगा, टिटेनियम। तीसरा जो है वेनेडियम, वेनेडियम। चौथा जो है क्रोमियम। पांचवा जो है मैग्नीज। छठा जो है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, लास्ट है जिंक। ये सब नाम भी लिख लेना है और नाम भी ध्यान में रखना है। तो ये है जिंक। इलेक्ट्रॉनिक बिना इस प्रकार से सब में आर्गन लगा लेना है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। देखो एक और संक्रमण तत्व कहने का एक और रीजन बताया जाता है, और एक और क्या रीजन है, तो वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयन में अधूरे भरे रहते हैं, मतलब वो पूरी तरह से नहीं भरते हैं, डी ऑर्बिट अर्धपूर्ण रहती है, मतलब पूरी तरह से वो नहीं भरता है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। इसी कारण से इसको हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। इसका कुछ गुण दिया हुआ है, तो जितना भी ये डी ब्लॉक के कौन सा 3D श्रेणी वाला होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। सब के सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। ये सब जितने चलते हैं ये सब के सब धातु होते हैं। अभ्यस है कि धातु रहेगा तो तन्य होगा, मतलब इसका खींच को तार बनाया जा सकता है। आघात और तन्य मतलब इससे आवाज निकलेगा। और धातु में हमको पता है कि चमक भी होता है, और उष्मा का ये क्या होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक भी होता है। तो ये सब गुण इसमें पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये सब के सब धातु होता है, ये बात ध्यान में रखना है। परमाणु की त्रिज्या का बात करेंगे, अगला डॉट करके लिख लेना है परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो परमाणु त्रिज्या का बात करेंगे, तो परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ जो संक्रमण धातु होते हैं उनके परमाणु त्रिज्या प्रायः क्या होती है, घटती है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है, ये हम लोग क्या आवर्त में जा रहे हैं, ये आवर्त में है। ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक आवर्त का तत्व है। तो 3D श्रेणी पढ़ रहे हैं, ये एक आवर्त का तत्व है। ये जो 3D श्रेणी पढ़ रहे हैं चौथा आवर्त का तत्व है। तो ये वर्ग नहीं है, ये आवर्त है, आवर्त है। अगर आवर्त का बात करते हैं, आवर्त का अगर बात करते हैं तो बाएं से इधर से अगर हम लोग बात करेंगे, तो इधर अगर हम लोग ले लेते हैं, तो इधर से अगर हम जाते इधर, अगर इधर से इधर हम जाते हैं, अगर यहाँ पर देखेंगे बोर्ड पर, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो अगर बाएं से दाएं की ओर जाते, अगर बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो इसका जो परमाणु त्रिज्या होता है वो क्या होता है, घटता है। मतलब परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इसका परमाणु त्रिज्या घटता है। लेकिन अगर वही वर्ग का बात कर रहे थे, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो परमाणु संख्या बढ़ने से परमाणु त्रिज्या भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि परमाणु संख्या बढ़ने से जो परमाणु त्रिज्या होता है वो क्या होता है, घटता है। ठीक है। द्रव्यनांक और क्वथनांक का बात करेंगे, तो अगला द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में बात करना है। तो इसके बारे में बात करेंगे, तो ऐसे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है तो उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि होता है। मतलब इसका अगर परमाणु संख्या में वृद्धि हो रहा है तो द्रव्यनांक और क्वथनांक में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आयनन एंथैल्पी का बात करेंगे। आयनन एंथैल्पी क्या होता है, वैसे दिखा है संक्रमण श्रेणी में बाई से दाई, अभी पता है कि बाई से दाई की तरफ जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, लेकिन परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो रहा था, घट रहा था। इस बात को ध्यान में रखना है। और इस बात को भी ध्यान में रखना है, जो डी ऑर्बिटल होता है,
तो ये क्या होता है, रंगीन आयनों का निर्माण करता है। ये क्या करता है, रंगीन आयनों का निर्माण करता है। धातु आयन का सामान्य ये किसके कारण हो पाता है, जब डी ऑर्बिटल अयुग्मित रहे। क्या रहे, अयुग्मित रहे। अयुग्मित का मतलब क्या होता है, जब हम लोग इसके अष्टक में, जब हम लोग इसके सेल में, सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो अगर ये पूरी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन फुल फिल हो जाता है, मान लो कैसे इलेक्ट्रॉन भरा तो पहले एक एक भरा जाता है। अब देखो यहाँ पर ये दो जो घर है इसका, ये इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फुल फिल हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन भराया है, नहीं भराया है। अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन नहीं भराया तो ये अयुग्मित है। और जो कोई भी अगर डी ऑर्बिटल अयुग्मित रहता है, उसके कारण ये कैसा एक कलर उत्पन्न करता है, अलग अलग कलर ये उत्पन्न करता है। इस बात को ध्यान में रखना। देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया भी है, ये तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इसमें अयुग्मित नजर आता है। तो ये सब में कलर, अलग अलग कलर देखने को मिलता है। तो स्पेसिफिक ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसमें ये कलर होता है, इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक का हम लोग कलर याद रखें। लेकिन इतना याद रखना है, जो डी ऑर्बिटल होता है वो अयुग्मित होने के कारण क्या करता है, अयुग्मित होने के कारण क्या करने देखने को मिलता है, वो कलर उत्पन्न करता है। चुंबकीय गुण का अगर बात करते हैं, अगला डॉट करके लिखना है चुंबकीय गुण। इसमें दो प्रकार के चुंबकीय गुण देखने को मिलता है। इसमें दो प्रकार के चुंबकीय गुण देखने को मिलता है, या तो प्रतिचुंबकीय हो सकता है या तो अनुचुंबकीय हो सकता है। या तो प्रतिचुंबकीय हो सकता है या अनुचुंबकीय हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना। थोड़ा सा हम लोग इसमें और चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जितना भी डी ऑर्बिटल होता है, या तो प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, कब प्रतिचुंबकीय होता है, कब ये अनुचुंबकीय होता है, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या था। अगला डॉट करके लिखना है प्रतिचुंबकीय। अगला डॉट करके लिखना है प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय वो पदार्थ होते हैं, तो यहाँ से लेके इसको यहाँ तक लिखना है। यहाँ ध्यान दे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। प्रतिचुंबकीय हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा हम लोग अनुचुंबकीय लिखेंगे। दूसरा हम लोग अनुचुंबकीय लिखेंगे। तो अनुचुंबकीय हेडिंग डाल के, अनुचुंबकीय हेडिंग डाल के इसको लिखना है यहाँ से, वे पदार्थ, वे यहाँ से लिख लेना है पदार्थ, चाहे वे पदार्थ ऐसे लिखना है। वे पदार्थ यहाँ से लिखना है, वे पदार्थ है जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ तक लिख लेना है अनुचुंबकीय। अगर तीसरा लिखना है लौ चुंबकीय, लौ चुंबकीय। तो डी ऑर्बिटल के लौ चुंबकीय नहीं आता है, फिर भी जान लें कि तीन प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होता है। तो लौ चुंबकीय के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। लौ चुंबकीय पदार्थ के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए, प्रतिचुंबकीय वैसा पदार्थ होता है जो चुंबक के पास ले जाने से वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, उसको दूर भेजना चाहता है, वो प्रतिकर्षित करता है। अनुचुंबकीय का बात करेंगे तो चुंबक के पास आने से वो क्या होता है, आकर्षित होता है। लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय कुछ एक ही प्रकार का है, लेकिन लौ चुंबकीय का होता है ज्यादा मात्रा में आकर्षित होता है। लौ चुंबकीय जो होता है ज्यादा मात्रा में आकर्षित होता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय जो आकर्षण करता है, सॉरी अनुचुंबकीय जो आकर्षण करता है वो कम मात्रा में करता है। अगर हम लोग प्रतिचुंबकीय हो या अनुचुंबकीय हो, उसमें एक अगर चीजें निकालने के लिए दे देता है, और वो क्या देता है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या देता है। अगला यहाँ पर डॉट करके लिख लेना है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है, इसको चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, म्यू बराबर n इंटू n+2 होता है। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, जहाँ करके लिख सकते हैं। म्यू जो होता है उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण, ये चुंबकीय घूर्ण भी कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। अगर वही बात करेंगे n का, तो n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सब लिखते चलना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। इससे मिश्र धातु का भी निर्माण किया जाता था। अगला इसमें गुण में लिख लेना है मिश्र धातु निर्माण। तो जो डी ब्लॉक के 3D श्रेणी वाला तत्व होता है, सभी संक्रमण धातुओं का लगभग समान परमाणु आकार होते हैं, लगभग बराबर आकार होता है। थोड़ा सा के बराबर मतलब थोड़ा सा घटते जाता है।
आगे की तरफ जैसे दाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा घटते जाते हैं, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। अतः क्रिस्टल के जालक में ये एक दूसरे के साथ संयोग करके क्या करता है, मिश्र धातु का निर्माण करता है। तो इससे मिश्र धातु का निर्माण होता है। इतना तक यहाँ पे लिख लेना। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये खास कोई इंपॉर्टेंट, लेकिन आगे इसको हम लोग ऑक्सीकरण के लिए बहुत बार यूज करते हैं। तो हेडिंग डाल लेना पोटेशियम डाइक्रोमेट में। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो इसमें एक नंबर पहला डॉट करके लिखना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बड़े पैमाने पर उद्योग ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत बार हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे जब ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ेंगे तब। दूसरा इसमें डॉट करके लिखना है चमड़े के शोधन में किया जाता है, मतलब चमड़े को शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रंगों में, रंग उद्योग में किया जाता है, जहाँ पे कोई पदार्थ को रंगीन किया जाता है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, इसको KMnO4 कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इसको KMnO4 के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका सूत्र होता है। तो इसका बात करेंगे तो इसमें भी कुछ पॉइंट लिखते चलना है। पहला कि पोटेशियम परमैंगनेट का रावा गहरा बैंगनी रंग का, इसका जो रावा बनता है, इसका जो क्रिस्टल बनता है वो गहरा बैंगनी रंग का होता है तथा उसमें धात्विक चमक भी होता है। और ये पोटेशियम पर क्लोरोरेट के समाकृतित होता, मतलब इसी के जैसा ही ये दिखता है या इसी के जैसा वो काम करता है। यह जल में साधारण विलय होते हैं, जल में ये विलय हो जाते हैं तथा गुलाबी रंग का विलयन बनाता है। इसका विलयन जो बनता है कैसा रंग होता है, गुलाबी रंग का। अगला डॉट लिखना है इससे प्रबलता से गर्म करने से एक पदार्थ बन जाता है पोटेशियम मैग्नेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। पोटेशियम मैग्नेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसको अगर प्रबलता से ज़्यादा इसको गर्म कर देंगे तब। अगर इसका बात करेंगे तो ये भी क्या होता है, तो ये भी ऑक्सीकारक की तरह ही यूज किया जाता है। इसका भी आचरण कैसा होता है, ऑक्सीकारक का ही आचरण होता है। ये पॉइंट करके लिख लेना। अगर इसका उपयोग का बात करेंगे तो ये ऊनी, रेशमी, सूती कपड़े के विरंजन, विरंजन का मतलब होता है उसको रंगहीन करना, उसको क्या करना, रंगहीन करना। तेलों को रंगहीन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे इसको जल का शुद्धिकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जल को शुद्ध करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक के तत्व। कौन सा, एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्वों का अगर बात करेंगे, इसको हम देखो डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कह रहे थे, तो संक्रमण तत्व कह रहे थे। क्या कह रहे थे, संक्रमण तत्व कह रहे थे। और एफ ब्लॉक के अंदर, ये डी के अंदर होता है, एफ जो होता है वो डी के अंदर होता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व, जिसको हम लोग पी एफ ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये डी के अंदर ही छिपा हुआ रहता है और इसको पीरियोडिक टेबल में अलग से नीचे में दिखाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में इसको अलग से नीचे से दिखाया जाता है। जैसे थोड़ा देर पहले बताए थे कि ये 57 वाला होता है, 57 के बाद 58 59 जो होता है, 58 59 60 ये कहाँ तक, तो 58 से लेके 71 तक उसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइट। उसको हम लोग कौन सा ग्रुप कहते हैं, उसको लेंथेनाइट कहते हैं। और दूसरा जो होता है, अच्छे इसमें 57 भी होता है, 57 को भी लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, 57 को भी इसमें लिया जाता है। 57 को लेकिन यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन 57 ये जो होता है ये टी ब्लॉक का होता है। ये किसका होता है, 57 के बाद ही लिया जाता है 58। और उसको अगर आगे का बात करेंगे तो आगे जो होता है 90 से लेके कितना तक, 103 तक होता है। तो 90 से लेके 103 तक जो होता है, इसके 71 मतलब 72 73 74 ये किस में आता है, डी में आता है। तो ये डी के बीच में ही रहता है, लेकिन इसको बाद में नाम दिया गया, इसलिए इसको बाहर से अलग से लिखना पड़ा। तो इसको यहाँ पर दिखा लेना है एफ ब्लॉक के तत्वों को। एक को बोलते हैं, तो आधे ये जो 14 को आता है, 28 जो टोटल तत्व होता है, तो पहला 14 वाला को लेंथेनाइट कहते हैं, मतलब 58 से लेके 71 तक को लेंथेनाइट कहते हैं। और 90 से लेके 103 तक को एक्टोनाइट कहते हैं, 90 से लेके 103 तक को एक्टोनाइट कहते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसके कुछ गुण वगैरह हम लोग पढ़ते जाएंगे।
तो यहाँ पे जो होता है इस ब्लॉक के तत्व में कुल कितना होता है, 28 तत्व होता है। अभी बताए 14 को रहता है। पहले श्रेणी वाले तत्व को हम लोग लेंथोनाइट के नाम से जानते हैं, पहले वाला को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, और उसके एक और नाम से जानते हैं, और इसे तथा करके लिख लेता था F4 संक्रमण तत्व के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, इसे F4 संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं, इतना लिख लेना है, ठीक है। अगला डॉट में लिखना है यहाँ से, दूसरे श्रेणी वाले तत्व को एक्टोनाइट कहते हैं। दूसरे श्रेणी वालों को अभी 14 को दिखाए ना ऊपर में, तो पहला 14 वाला को लेंथेनाइट कहते हैं, दूसरा वाला को एक्टोनाइट कहते हैं। पहला जो 14 होता है उसको 4F भी कहते हैं, 4F संक्रमण तत्व कहते हैं। एक्टोनाइट वाला को हम लोग 5F संक्रमण भी तत्व कहते हैं। अगला डॉट लिखना है कि इन तत्वों में N-1D ऑर्बिटल के पर्याप्त खाली रहते हुए भी अधिक भीतरी, मतलब उससे अंदर वाला का भी खाली रहता है, जिसको भरा जाता है N-2F वाला को। ये N-1 अभी खाली ही रहता है, तब तक इसको भरा जाता है। इसी कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंतरिक संक्रमण का तत्व, इसलिए D के ये अंदर होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते थे। तीसरा डॉट में इसको दर्शा देना है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया लेंथोनाइट जो होता है, तो लेंथोनाइट कहाँ से कहाँ तक होता है, 58 से लेके 71 तक। ये सब का नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है, ये सब का नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ याद रखना 58 से लेके 71 तक को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथोनाइट कहते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है सबका, तो मन है तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। मन है तो लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मन है तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से अपना नॉलेज क्या होगा, गेन होगा। क्रिप्टॉन इसको जेनोम के रूप में लिखा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके अंतिम जो सेल से पहले वाला जो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको जेनोम से हम लोग दर्शा देते हैं। जिसको मन है लिख सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं इसको। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में, इसमें भी वही होगा जो डी ब्लॉक के तत्व में हो रहा था कि परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ इसका आकार क्या होता है, घटता है। अर्थात आकार घटने का मतलब आयनिक त्रिज्या घटता है, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें डॉट तो लगा ही चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों के मध्य आकर्षण बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप आकार घटता है, या लिख ले आयनिक त्रिज्या घटता है। आकार के जगह यहाँ पर लिख ले इसके फलस्वरूप आयनिक त्रिज्या घटता है, इसके फलस्वरूप आयनिक त्रिज्या क्या होता है, घटता है, ऐसे लिख लेना। आगे लिखना है, कुछ डॉटे कर कर सब लिखना है। लेंथेनाइट तत्व मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम होता है, धूसर रंग का होता है, मतलब बेकार बोल सकते हैं, धूसर टाइप के रंग होता है। और ये सब के सब क्या होता है, धातु होते हैं। तो ये सब के सब धातु होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसीलिए विद्युत का सुचालक होता है, तो इतना इसमें लिख लेना है। एक्टोनाइट का बात कर रहे हैं। अब एक्टोनाइट का बात करेंगे तो एक्टोनाइट कहाँ से, 90 से लेके 103 तक के बीच वाले सब के सब क्या होता है, तो एक्टोनाइट्स कहते हैं। सबको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टोनाइट्स कहते हैं। एक्टिनियम भी इसको हम लोग कहते हैं, इसलिए कि इसका पहला तत्व का नाम क्या होता है, एक्टिनियम, तो इसको हम लोग एक्टिनियम भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से वही है मामला कि अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये फायदा है कि सबका नाम लिखा हुआ है, ये सबका नाम इतना जरूरी नहीं है याद रखना। इसमें यूरियम का नाम थोड़ा बहुत आएगा, यूरियम, थोरियम, तो ये सबका नाम थोड़ा देखने को मिलेगा, इसलिए कि ये सब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो इसमें 2-4 जो होगा जो आगे चल के देखने को मिल सकता है। जिसको मन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, यूरियम का कितना होता है परमाणु संख्या, और थोरियम का कितना होता है परमाणु संख्या। बाकी इसमें और कोई काम का नहीं होगा। तो ये भी क्या होता है, तो ये भी सबके सब ये भी क्या होता है, एक्टोनाइट क्रियाशील धातु है। तो ये भी एक्टोनाइट भी जो होता है, ये भी क्या होता है, धातु होते हैं। और ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके तथा हवा के ऊपरी परत पर ऑक्साइड का परत जम जाता है। हवा में अगर रखा जाए तो इसके ऊपर ऑक्साइड का परत जम जाता है। हवा में अगर छोड़ दिया जाए इसके ऊपर ऑक्साइड का परत जम जाता है।
तो ये जो तत्व था एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्व के बारे में था। इसका कुछ उपयोग किया जाता है एक्टिनियम में, जो यूरिया नाम आता है अभी थोड़ा देर पहले ही बता रहे थे, इसको भी डॉट करके लिख लेना है। थोरियम का उपयोग नाभिकीय इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो थोरियम होता है न्यूट्रॉनों के प्रभाव से U-233 के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम लोग नाभिकीय ईंधन में प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसको वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो इतना याद रखना है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय इंजीनियरिंग में। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बेसिकली अभी तक हम लोग इनऑर्गेनिक का पार्ट पढ़ रहे थे, लेकिन इनऑर्गेनिक में एक और चैप्टर है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं, समन्वय यौगिक के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो ये जो इसके बाद वाला एक चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक का, उसको हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये इस प्रकार का चैप्टर नहीं है कि उसमें स्किप करके कुछ भी चलेंगे, और वो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें बहुत सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। इसके बाद वाला जो चैप्टर शुरू करेंगे वो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।